डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम कल से पढ़ रहे हैं कि भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन किस तरह से हुआ। तो इस सिलसिले में हमने कल पुर्तगाल के बारे में पढ़ा था। पुर्तगाली किस तरह से भारत आए थे। तो आज हम उसी सिलसिले में, उसी क्रम में फ्रांसीसी शक्ति भारत में आई और उसके जो कार्य भारत में हुए, विभिन्न प्रकार के उसके हस्तक्षेप हुए, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अक्सर ये प्रश्न आता भी है फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच संबंध का, तो ये इम्पोर्टेंट भी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम जैसा कि रोज़ करते हैं, मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि जो कोविड-19 है उसको फैलने से रोकने के लिए अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलना आवश्यक हो तो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र और साबुन से हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जो समय समय पर गाइडलाइंस जारी की जाती हैं उनका पालन करें। तो हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, फ्रांसीसी शक्ति। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जब व्यापार का ये दौर चल रहा था तो यूरोप के विभिन्न देश अलग अलग देशों उपनिवेशों की तलाश में थे जहाँ से वो व्यापार कर सकें, अलग अलग भौगोलिक खोजें कर रहे थे। तो इस सिलसिले में भारत आना एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। इसको जो फॉलो किया वो फ्रांसीसियों ने भी फॉलो किया। तो उसका जो आगमन है वो किस तरह से हुआ। भारत में जितनी भी यूरोपीय कंपनियां आई उनमें फ्रांस की कंपनी सबसे अंत में आई भारत में। लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट ने 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नाम था कंपनी देस इंद से ओरिएंटलेस, की स्थापना की। यह फ्रांस सरकार की कंपनी थी जो एक सरकारी उपक्रम की तरह से काम करती थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह नहीं थी, ये दरअसल एक फ्रांस सरकार का एक उपक्रम, जिस तरह से अभी भारत में BSNL वगैरह हैं, उस तरह से काम करती थी। 1668 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो नाम के व्यक्ति ने सूरत में पहले फ्रेंच कारखाने की स्थापना की थी। इसके बाद मरकारा ने मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना की। धीरे धीरे फ्रेंच जो लोग थे उनका दायरा विस्तृत होता गया, उनकी सैनिक शक्ति बढ़ती गई और आगे चलकर एडमिरल डे ला हे ने गोलकुंडा के सुल्तान से सेंट थोमी छीन लिया। इसके बाद फ्रैंको मार्टिन ने 1676 ईस्वी में पुदुचेरी नामक गांव प्राप्त करके पांडिचेरी नामक फ्रेंच बस्ती बनाई। ये जो एक केंद्र शासित प्रदेश है अभी वर्तमान में भारत का, जो पहले पांडिचेरी के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम वापस से पुदुचेरी कर दिया गया है। तो ये पहले काफ़ी एक छोटा सा गांव हुआ करता था, लेकिन फ्रांसीसियों ने एक फ्रेंच बस्ती बनाई। इसमें वही फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर भी बनता है। बंगाल में सूबेदार शाइस्ता खान द्वारा इनको 1676 ईस्वी में जगह दी गई थी, जहाँ पर लगभग 1690 तक इन्होंने चंद्रनगर नामक बस्ती बनाई। इस चंद्रनगर को गुस्तावुस फोर्ट भी कहा जाता था। अब चूँकि फ्रांसीसी यहाँ पर आ चुके थे, तो स्वाभाविक था कि जो पहले से यूरोपीय कंपनियाँ भारत में थी उनसे उनकी भिड़ंत होती ही सही। अब क्योंकि और जो यूरोपीय शक्तियाँ थी वो थी अंग्रेज, पुर्तगाली, ये सारी शक्तियाँ थी। डच जो शक्ति थी वो इतनी, वैसे तो ये भी सैनिक शक्ति अच्छी थी डच भी, लेकिन फिर भी फ्रेंच जैसी नहीं थी।
तो कुछ ही समय में फ्रेंच कंपनी ने भारत में पैर जमाने शुरू कर दिए थे और इन्होंने इंडीज़ क्षेत्रों में अपना प्रभाव स्थापित किया। इंडीज़ क्षेत्र का मतलब ये जो द्वीप है अभी, उसमें अपना प्रभाव स्थापित किया। इन्होंने मॉरिशस को जीत लिया। इसके बाद ये जो वर्तमान भारतीय क्षेत्र है उसके माही तथा करईकाल नामक क्षेत्र को जीत लिया। हालांकि शुरुआत में फ्रेंच कंपनी की स्थापना व्यापारिक उद्देश्यों के लिए की गई थी, लेकिन डुप्ले जैसे ही गवर्नर बना, इसके बाद से फ्रेंच कंपनी भारतीय राजनीति में सक्रिय हो गई, क्योंकि डुप्ले एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और हालांकि महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ वो एक योग्य व्यक्ति भी था। तो डुप्ले के गवर्नर बनने के बाद फ्रेंच कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इस कारण चूँकि उसने कर्नाटक की राजनीति में हस्तक्षेप किया था, इसलिए अंग्रेज़ों व फ्रांसीसियों के बीच युद्ध भी हुए। इनको संयुक्त रूप से कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत लगभग 20 वर्षों तक 3 युद्ध हुए। अब ये इन 3 युद्धों का क्वेश्चन अक्सर आता है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि युद्ध कौन कौन से कारण हुए थे, और आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष नाम से जो क्वेश्चन आता है उसमें ये 3 युद्ध आपको लिखने हैं। अब हम अगला देख लेते हैं। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो कारण था वो ये भारत में नहीं था, ये जो हुआ था वो यूरोप में हुआ था। इसका जो कारण था, अंग्रेज कैप्टन बर्नेट ने फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया और वहाँ पर एक युद्ध चल रहा था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। ये युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चल रहा था। आपको ध्यान में रखना है कि ये युद्ध चल रहा था यूरोप में, लेकिन यूरोप में क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस लड़ रहे थे, तो भारत में भी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध आरंभ हो गया। तो इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। तो डुप्ले ने मद्रास के गवर्नर मोर्स को पराजित कर दिया और उसको आत्मसमर्पण करवा दिया। इसके बाद कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार के युद्ध में महफूज खां के नेतृत्व वाली अनवरुद्दीन की सेना को परास्त किया, जो अंग्रेज़ों की ओर थे, अंग्रेज़ों के सहायक थे। लेकिन 1748 में एक्स-ला-चैपल की संधि हुई और यूरोप में दोनों ही देशों में शांति स्थापित हो गई। तो जब वहाँ पर शांति स्थापित हो गई तो भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन इस युद्ध में फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी रहा और इससे फ्रांस की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई। फ्रांस की प्रतिष्ठा में वृद्धि होने से मतलब है कि यहाँ के जो राजा, यहाँ के जो शासक थे, वो फ्रांस की सहायता लेने के लिए, फ्रांसीसी सैनिकों की सहायता लेने के लिए तत्पर हो उठे। वो चाहते थे कि हम फ्रांसीसी सैनिकों की सहायता लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। हम छोटे मोटे जो आपस में उनके युद्ध होते रहते थे उसमें वो चाहते थे कि यूरोपीय शक्ति की सहायता ली जाए। तो इस तरह से प्रथम कर्नाटक युद्ध था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध थोड़ा सा डिटेल्ड है, आपको ये ध्यान में रखना है। अब ये पहला युद्ध तो यूरोप के कारणों से हुआ था, लेकिन दूसरा युद्ध भारतीय कारणों से ही हुआ था। ये कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार युद्ध का परिणाम था। कर्नाटक में जो नवाब था अनवरुद्दीन और उसका बहनोई चांदा साहब, उसके मध्य विवाद चल रहा था। 1748 में हैदराबाद के निजामुल मुल्क आसफ जहाँ की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र नासिर जंग नवाब बना, किंतु नासिर जंग के भतीजे मुजफ्फर जंग ने इस दावे को चुनौती दी। अब इसमें क्या होता है कि 2 गुट बन जाते हैं। एक तो डुप्ले एक गुट में थे डुप्ले, चांदा साहब व मुजफ्फर जंग, तथा दूसरे गुट में अनवरुद्दीन, नासिर जंग व अंग्रेज़। ये 2 गुट बन गए।
तो अब क्या होता है कि चांदा साहब अंबर का युद्ध करता है और इस युद्ध में अनवरुद्दीन को मार डालता है और 1750 ईस्वी में नासिर जंग भी मारा जाता है। तो इस विजय के साथ मुजफ्फर जंग जो था वो दक्कन का सूबेदार बन गया और चांदा साहब कर्नाटक का नवाब बन गया। इसके साथ ही डुप्ले की शक्ति चरम पर पहुंच गई, क्योंकि डुप्ले ने इन दोनों विजेताओं की सहायता की थी। फ्रांसीसी कंपनी और डुप्ले को अनेक पुरस्कार दिए गए, बहुत सारी ज़मीन दी गई इनको इनाम के रूप में, क्योंकि इन्होंने इनकी सेवा की थी। लेकिन अब यहाँ पर एक मोड़ आता है। अनवरुद्दीन का जो पुत्र था मोहम्मद अली, वो अंग्रेज़ों से मदद मांगता है और वो त्रिचनापल्ली का जो दुर्ग था उसमें चला जाता है। अब चांदा साहब और फ्रांसीसी दोनों फिर से एक्टिव होते हैं और ये दो जाकर त्रिचनापल्ली के दुर्ग को घेर लेते हैं। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव इस समय एक उपाय लगाता है। वो ये कहता है कि त्रिचनापल्ली पर जो दबाव बढ़ गया है उस दुर्ग पर, उसको कम करने के लिए वो जो कर्नाटक की उस समय राजधानी थी अर्काट, उस पर घेरा डाल देते हैं, तो त्रिचनापल्ली पर दबाव कम हो जाता है। तो अर्काट को अंग्रेज़ों ने जीत लिया। तो अब फिर से इनके बीच युद्ध हुआ। इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई और चांदा साहब की हत्या कर दी गई। मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बनना। इस युद्ध के बाद डुप्ले क्योंकि हार गया था तो उसको वापस बुला लिया गया तथा यह युद्ध पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हो गया। इस युद्ध में जो फ्रांसीसियों ने पहले प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, इस युद्ध में उनकी प्रतिष्ठा को भी बड़ी हानि पहुंचती है। अब इसके बाद तीसरा कर्नाटक युद्ध। इस युद्ध का जो तात्कालिक कारण है वो था क्लाइव तथा एडमिरल वाटसन द्वारा चंद्रनगर पर अधिकार कर लेना। आपको याद होगा कि चंद्रनगर बंगाल में था। अब इसके अलावा यूरोप में 1756 से 63 तक सप्तवर्षीय युद्ध चला, उसका भी एक परिणाम था। 1760 ईस्वी में इनमें भिड़ंत होती है सर आयरकुट और लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना के बीच वांडीवाश नामक स्थान पर। यहाँ पर एक निर्णायक युद्ध होता है और फ्रांसीसी सेना पराजित हो गई। फ्रांसीसी सेनापति उस सेना का जो था सेनापति वो बुस्सी था। बुस्सी को बंदी बना लिया गया। काउंट लाली जो इनका हेड था वो वहाँ से भाग जाता है। फिर काउंट लली ने मद्रास को जीतने के लिए अभियान किया, लेकिन वो असफल रहा। लाली ने इस पर आक्रमण कर दिया। इसके फलस्वरूप फ्रांसीसी सेना ने उस पर मुकदमा चलाया और उसे मृत्युदंड दे दिया। तो वांडीवाश का युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ, फ्रांसीसियों की जो शक्ति थी वो भारत में समाप्त होगी। इस प्रकार तीसरे कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक पराजय होती है। अब फ्रांसीसियों की पराजय की क्या क्या कारण रहे? जो पहला कारण था वो कंपनी पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण था। कंपनी को हर काम सरकारी तौर तरीकों के अनुसार करना पड़ता था फ्रांसीसी कंपनी को। तो और चूँकि इंग्लैंड की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो फ्री थी और एक तरह से वो अपने निर्णय खुद ले सकती थी। यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनी को हर छोटे बड़े निर्णय के लिए अपनी सरकार की ओर ताकना पड़ता था। इसके अलावा इंग्लैंड की जो नौसैनिक श्रेष्ठता यानी जहाज़ों की समुद्री जो श्रेष्ठता थी, उसने भी फ्रांसीसियों को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेपोलियन का एग्जाम्पल भी आप देख लें तो उसमें भी नेपोलियन भी इंग्लैंड को पराजित नहीं कर पाया। इसके बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल जीत लिया था और क्योंकि बंगाल एक संपन्न क्षेत्र था इसलिए अंग्रेज़ों के पास काफ़ी संसाधन थे।
और धन था जिससे उन्होंने आगे के युद्ध जीते। और फ्रांसीसी सेनापतियों की तुलना में अंग्रेज सेनापति अधिक कुशल थे। काउंट लाली जो था वो अत्यंत चिड़चिड़ा था और अपने सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। इसके विपरीत जो अंग्रेज सेनापति थे वो धैर्यवान थे और अच्छे से नेतृत्व करना जानते थे। तो ये फ्रांसीसियों की पराजय के कारण रहे थे। तो ये मैं फिर से आपको कह दूं कि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान में रखना ही है। थैंक यू सो मच।